वालेकुम, मैं हूँ सादी और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सादात। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार किस्म की खबरें हैं और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी। तो धमाकेदार खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जहांगीर तरीन के हवाले से। और जहांगीर तरीन और उनके बेटे के ऊपर मुकदमा जो किए जाने की जो अफवाहें, वो सिर्फ अफवाहें नहीं है, उसमें वाकई बहुत हद तक सच्चाई है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि उनके यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। मुझे यहाँ पे इनका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू याद आ गया। ये वो इंटरव्यू था जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स में भी लिखा गया और उसके अंदर ये एक जहांगीर तरीन साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से लोगों को तोड़ के लेकर आए पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पीटीआई के जो जीते हुए मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनके अंदर 60% वो लोग हैं जिनको मैं 2013 के बाद तोड़कर लेकर आया। और उनके ये अल्फाज से उन्होंने कहा कि मोती मोती चुन के जो हार है वो वजीर आजम के गले में डलता है। और यही बात जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स में वर्ड टू वर्ड लिखा गया था कि उन्होंने मोती मोती चुन के एक हार है जो वजीर आजम के गले में डाला और यूँ वजीर आजम मुंतखब हुए। बेशक ये हम सब जानते हैं कि उनकी बहुत ही रेजर थिन मेजॉरिटी है अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन खैर बहरहाल वो वजीर आजम बन गए। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खिदमत थी शामिल जहांगीर तरीन की। यही वजह है कि जहांगीर तरीन के हवाले से अगर हम बात करें तो 300 अरब का घपला है जो सामने आया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बात नहीं हुई अभी तक और उन्होंने फ़ायदा उठा लिया और कोई किसी किस्म का मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन अब मुकदमा जो दायर हुआ है उसके पीछे वजह बड़ी ये है कि उनकी यूसुफ रजा गिलानी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती और कुछ ऐसे लगता है कि जैसे वो जो मोती उन्होंने चुने थे वजीर आजम साहब के लिए, वो मोती वो वापस अब अलग कर रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि एक चौथी पार्टी मुल्क में तैयार की जा रही है पीटीआई के अगेंस्ट। और मुझे इसके बारे में थोड़े और अभी जराए से पता चल रहा था, लेकिन एक मेरा पिछला इंटरव्यू था शब्बर जैदी साहब के साथ और उन्होंने भी ये बहुत ही क्लियरली बताया है कि एक चौथी पार्टी तैयार हो रही है और उस पार्टी को की काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट होगी जो पीटीआई की होगी। अच्छा, अब ये जो बात चल रही थी, तरीन साहब ने बात की थी कि वो मोती चुन चुन के लेकर आए, ये बहुत ही अच्छा हमारा बताती है कि किस तरीके से हमारा ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये उसके बारे में बहुत ज़बरदस्त बात बताई जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के टाइम पे हॉर्स ट्रेडिंग पूरे जोर पे होती है। और यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि जब ये लोग जो इतना पैसा लगा के जब हुकूमत के अंदर आते हैं तो वो पहले अपनी जेबें भरते, जो पैसा उन्होंने लगाया होता है वो चाहते कि पहले पैसा वो हम लोग वापस वसूल कर लें और उसके बाद कहीं अवाम की बारी आती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि जितने लोग फिलहाल पीटीआई के अंदर आए और हमने यके बाद दीगरे हमने देखने लग गए कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हमने सामने देखे। एक तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया जहांगीर तरीन का 300 अरब का, इसके अलावा भी कुछ केसेस थे जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कितनी कितनी मालियत के लोगों ने अपने जो हिसाब से वो पाकिस्तान की मईशत को टीके लगाए हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें तो खुसरो बख्तियार ने आटे चीनी वाले जो सिलसिला था उसके उन्होंने तकरीबन 1000 अरब का नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने वजीर आजम ने क्या किया, सिर्फ उनकी मिनिस्ट्री बदल दी। अच्छा, उसके बाद जहांगीर तरीन का जैसे 300 अरब का पता चला तो उनको उन्होंने फारिग कर दिया, वो मुल्क से बाहर आ गए, वो बिल्कुल खामोशी के साथ सियासत कर रहे थे। लेकिन अब ये यूसुफ रजा गिलानी के मामले के ऊपर वो आई थिंक वजीर आजम बहुत ही नाराज हो गए और अब जाके उन्होंने फैसला कर लिया कि चलो जी अब मुकदमे की बारी आ गया, मुकदमा होना चाहिए इनके ऊपर। अच्छा, फिर आमिर कियानी जो हैं उन्होंने 660 अरब का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया है। और अब बात कर लें थोड़ी सी नदीम बाबर की, जिन्होंने 340 अरब का टीका लगाया पाकिस्तान की मईशत को और उनसे रिजाइन ले लिया गया। अच्छा, इसके रिजाइन के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जो गौहर साहब है, इनके ऊपर भी पाकिस्तान में जो जून 2020 के अंदर जो पेट्रोलियम की शॉर्टेज मसनूई तरीके से पैदा करके
ईरान से जो क्रूड ऑयल लिया गया था उसके हवाले से एक बहुत बड़ा केस था, लेकिन जिसके ऊपर बजाय तहकीकात करने के बजाय उन गौहर साहब को ये इजाफी जो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री के भी जितनी भी ये भागदौड़ है ये भी अब उन्हीं के ऊपर उन्हीं को सौंप दी गई है। तो पहले भी केस था और ऊपर से एक और उन्हें वही दोबारा से केस दे दिया, लेकिन इसकी समझ नहीं आती कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जो सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात है वो मैं ये बताना चाहूंगी आपको हमारे हफीज शेख के हवाले से। हफीज शेख का बहुत ज़रूरी था कि वो सेनेट की सीट जीत जाते, ताकि उनका इलेक्शन में जो सेनेट के इलेक्शन में उनका जीतना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो अपना जो काम है वो टेन्योर जो है वो पूरा करते। जून तक उनका टेन्योर था, लेकिन क्या वजह बनी कि आखिर मार्च में उन्होंने ये इस्तीफा उनसे ले लिया। तो उसके पीछे वजह ये थी, जितनी मैंने अपने जराये से पूछा मुझे ये पता चला कि हफीज शेख साहब थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहे थे जो स्टेट बैंक के हवाले से जो एक इन्होंने बिल लेकर आए हैं। अच्छा, इस बिल की टाइमिंग भी बड़ी मायने खेज है। अगर देखा जाए तो 3 मार्च को वो सेनेट का इलेक्शन होता है और उसके अंदर हफीज शेख हार जाते हैं। फिर 9 मार्च को ये जो बिल है वो अचानक से स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल पास कर दिया जाता है अफरा तफरी के अंदर, जिसमें इतना लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ और किस तरह करनी है। तो उसके बाद हफीज शेख की जो है वो थोड़ी इसके ऊपर रेजिस्टेंस रही है, और हालांकि उन्होंने आईएमएफ की काफ़ी सारी बातें मानी और उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर हफीज शेख के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने उस तरीके से नहीं किया और उनको भी फारिग कर दिया गया और उनकी जगह हमाद अजहर को लगा दिया गया है, ताकि ये खुशउस्लूबी के साथ ये काम अंजाम दें। सुनते थे कि हमारे वजीर आजम ने आते साथ ही 1000 अरब आईएमएफ के मुंह पे दे मारना है, लेकिन यहाँ पे तो तैयारियां चल रही कि पूरे का पूरा स्टेट बैंक ही उनके मुंह पे दे मारे। खैर, अभी स्टेट बैंक के हवाले से बहुत ज्यादा बहस चल रही है और वो ये चल रही है कि इसको ऑटोनोमस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी इसके ऊपर की है, और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इस तरह का सिस्टम जो है वो एक अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता है कि और उसके अच्छे कोई रिजल्ट्स या नताइज जो हैं वो हम लोग देखेंगे कि नहीं आते हैं। हाँ, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी जो जमात है वो इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सके स्टेट बैंक को। लेकिन जहां पे ये बात आती है कि उसमें जो नैब को और एफआईए को दूर रखा गया है, ये बात है जो लोगों को काफी खटकती है कि ये क्या चीजें चल रही हैं। और दूसरा ये कि अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली रिपोर्ट का सिस्टम है, तो उसके बाद एक साल के बाद उन्होंने पार्लियामेंट को रिपोर्ट देनी है, और फिर जिस तरीके से उसको गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये वो चीजें हैं जिससे लोगों को तशवीश हो रही है कि ये चीजें हैं जो सही नहीं हो रही हैं और सही सिमत में नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही पसे पर्दा एक बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, एक चौथी जमात की को तैयार किया जा रहा है, और देखते हैं कि अब वो पार्टी कब सामने आती है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो भी पसे पर्दा काम चल रहा है उसमें आप काफी ज्यादा चेंजेस देखेंगे मई के महीने में। अप्रैल में भी कोई बड़े धमाके नहीं होने जा रहे, लेकिन मई के अंदर जो है वो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने में मिलेंगी, और काफी हम लोग देखेंगे कि हमें जो नजर आएगी कि हुकूमत जो है वो किस सिमत पे जा रही है और क्या होगा आगे। तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी तब तक। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।